यदि सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें, कॉमन पार्लेंस का मतलब होता है सामान्य लोग जो बोलते हैं, रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की खोज। सर्च को क्या बोलते हैं? खोजना। ज्ञान की खोज को ही क्या बोलते हैं? रिसर्च। ये दो वर्ड से मिलकर बना है री और सर्च। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, किसी ज्ञान को द्वारा से खोजना, रिसर्च करना। ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, हम उसको खोज रहे हैं। रिसर्च में दो चीज़ें आती हैं, या तो कुछ आप नई चीज़ खोजते हो, या तो आप ऑलरेडी जो खोजा गया है उसको द्वारा से रिसर्च करते हो। किसी विशेष विषय के ऊपर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकता है एंड उसके लिए वह वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन कर सकता है। रिसर्च को, शोध को एक कला कहा जाता है जिसमें वैज्ञानिक खोज करी जाती है, वैज्ञानिक जांच करी जाती है। वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली जांच ही रिसर्च कहलाती है, शोध कहलाता है। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में, करंट इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसमें इसका मीनिंग बताया है। एंड वो मीनिंग क्या बताया है? नॉलेज की तो बहुत सारी ब्रांचेज है ना। ब्रांच ऑफ नॉलेज का क्या है? ब्रांचेज ऑफ नॉलेज क्या है? ज्ञान एक पेड़ की तरह है, इट हैज़ मल्टीपल ब्रांचेस, ठीक है, जिसमें कहीं पॉलिटिक्स का अध्ययन हो रहा है, कहीं इकोनॉमिक्स का अध्ययन हो रहा है, कहीं फिलॉसफी का हो रहा है, मैथमेटिक्स का हो रहा है। तो किसी एक ब्रांच, नॉलेज की किसी ब्रांच को पकड़ा जाता है एंड उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जांच करी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, वह जानना चाह रहा है डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर को। जब वो जानना चाह रहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, तो वह किसी एक कंट्री की स्टडी करना शुरू कर देगा। रेडमान एंड मोरी के द्वारा रिसर्च को डिफाइन किया गया है, सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, व्यवस्थित प्रयास है जिसके माध्यम से किसी नए ज्ञान को खोजा जाता है, उसी को इनके द्वारा रिसर्च कहा गया। कुछ व्यक्ति शोध को एक गतिविधि मानते हैं। मूवमेंट का मतलब है गतिविधि, एक ऐसी गतिविधि जो जाने गए से न जाने गए पहलुओं तक पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्पेस में निकल गए, आपने सबसे पहले चांद देख लिया, सूरज देख लिया, उसके बाद भी आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है? आपने जो जाना है नाउन टू अननाउन। अब आप एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर आपने कुछ चीज़ें जान ली हैं और अब आप उससे भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसी को क्या बोला गया? रिसर्च। कि आपकी निरंतर एक क्रेविंग है, निरंतर एक एफर्ट है किसी चीज़ को जानने का। इट इज़ एक्चुअली ए वॉयज ऑफ डिस्कवरी। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। तो एक वॉयज ऑफ डिस्कवरी, एक खोज है। जैसे आपने वास्को डी गामा का नाम सुना, कोलंबस का नाम सुना। वास्को डी गामा भी खोज में निकला था और फिर इंडिया के किसी शोर में पहुंच गया, तो किसी ने बोला कि डिस्कवरी करी है इसने, इंडिया की खोज करी है इंडिया की। तो वो तो एक अलग पहलू है, परंतु जो रिसर्च है वह खोज की एक यात्रा है। तो यहाँ पर बहुत सही पॉइंट लिखा है कि बचपन से ही हम सभी के अंदर ही एक इंस्टिंक्ट होती है, एक इनक्यूजिटिवनेस होती है, एक जिज्ञासा होती है। इनक्यूजिटिवनेस क्या होती है? जिज्ञासा। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है। बच्चा भी जिज्ञासु होता है। बच्चे को अगर आप कोई क्वेश्चन करेगा, आप उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, वो बोलेगा फिर ऐसा क्यों हुआ, फिर आप बोलेंगे ऐसा इसलिए हुआ, फिर वो बोलेगा ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लीजिए कि वो बोलेगा चांद कहाँ से आया, तो आप बोलेंगे कि नहीं कोई छोड़ गया देवता, तो वो देवता कहाँ पे है। उसकी इनक्यूजिटिवनेस उतनी, उसकी जिज्ञासा इतनी है कि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहा है। और हमारी जिज्ञासाएँ, चलो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे तो हमारी जिज्ञासाएँ दबती जाती है, हम क्वेश्चन मार्क लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जैसे ही विकसित होता है तो हमें लगता है कि ऑलरेडी नॉलेज को डिस्कवर कर लिया गया और जैसा हमें बताया हमें वैसे का वैसा ही मानना है। तो हमारी इनक्यूजिटिवनेस, एक डेवलप जो ह्यूमन है उसकी इनक्यूजिटिवनेस कम होती है, बजाय इसके कि आप एक बच्चे को पूछें। बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन करता है और एक जो डेवलप ह्यूमन स्पीशीज़ है वो कम क्वेश्चन करते हैं। वी ऑल पोजेस द वाइटल इंस्टिंक्ट ऑफ इनक्यूजिटिवनेस। फिर भी हमारे अंदर एक इनक्यूजिटिवनेस है, एक जिज्ञासा है। हम सभी के अंदर एक जिज्ञासु एलिमेंट पाया जाता है, जिज्ञासु तत्व पाया जाता है। हमारे अंदर भी निरंतर जिज्ञासाएं रहती हैं। कभी हम आकाश की तरफ देखें रात को तो हमारे अंदर जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं। तारे देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, फिर आगे आगे हम देखेंगे कि ये क्या क्या पहलू बनते जा रहे हैं, आगे क्या होगा। जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के, आपको बादल दिखते हैं तो हम ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि बादल से आगे क्या है। तो क्या है? मैन एक जिज्ञासु, मनुष्य जो है वो जिज्ञासु प्राणी है और हम सभी के अंदर ये वाला तत्व पाया जाता है। और
उसी के कारण हम ना जानी हुई चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें हमें पता नहीं है हम उनको जानना शुरू कर देते हैं, उसकी जानने की यात्रा शुरू कर देते हैं। बेशक आज के टाइम में कहा जाता है कि हमें किताबों में खोजना चाहिए उनको, तो किताबें थोड़ी सी बोरिंग लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिज्ञासु नहीं हैं, हम चीज़ों को जानते नहीं हैं, जब हम चीज़ों को जानना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जिज्ञासा ऐसी है कि जैसे ही हम कोई मूवी देखते हैं तो थोड़ा सा देखने के बाद हम आगे देखना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। जैसे किसी को अगर सीरियल देखने की आदत है कि आज सासू माँ और बहू आपस में लड़ पड़ती हैं तो कल क्या होगा, वो भी जिज्ञासा है एक कि अब आगे क्या होगा। तो हम मन ही मन अपने ही मन में कहानियाँ बना रहे होते हैं कि अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और फिर नेक्स्ट डे हमें वो देखना पड़ता है। वो इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा है। जैसे वेब सीरीज़ का एक क्रेज़ चल पड़ा आज के टाइम में कि आप उसका एक पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट आप इसलिए देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी है बट उसी के साथ एक जिज्ञासा भी है। जैसे ही बाहुबली 1 देखी तो जिज्ञासा रहेगी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, फिर बाहुबली 2 भी देखनी पड़ी। तो क्या है, ये जिज्ञासा ही तो है जो हमें आगे की तरफ ले जाती है। तो हम सभी को व्हेन द अननोन कन्फ्रंट अस, जब हमें कोई ऐसी चीज़ स्ट्राइक करती है जो अभी तक हमने नहीं जानी है तो हम उसको जानने का प्रयास शुरू कर देते हैं। एंड आर इनक्यूज, और हम सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम ऐसी चीज़ के बारे में हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है कि हम इसके बारे में नहीं जानते, तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एंड आर इनक्यूजिटिवनेस मेक्स अस प्रोब, और हमारी जिज्ञासा हमें मजबूर करती है कि हम उसको प्रूफ करें एंड उसी के साथ उस अननोन फैक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। दिस इनक्यूजिटिवनेस इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, यही मनुष्य की जिज्ञासा सभी प्रकार के ज्ञान की मदर है, मदर ऑफ ऑल नॉलेज। जितना भी ज्ञान आज तक हासिल किया गया है, जितनी हजारों करोड़ों के हिसाब से किताबें लिख दी गई हैं, ये किताबें किसी ने ऐसे थोड़ा ना लिख दी हैं, इनक्यूजिटिवनेस है। जिज्ञासा के कारण कोई व्यक्ति जानने निकला होगा। अब ये कल्पना कीजिए कि कोई दौर हुआ होगा जहाँ पर किताबें ही नहीं होती होंगी। जब मनुष्य ने चलना ही शुरू किया होगा, आदि मानव से सफ़र करना शुरू किया होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि अब ये क्या है, ये क्या है, तो धीरे धीरे नॉलेज भी उसका जुड़ता गया। तो जिज्ञासा के कारण ही ज्ञान जुड़ता गया है। इनक्यूजिटिवनेस इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज, जिज्ञासा ही सारे नॉलेज की माता है। एंड द मेथड विच मैन एम्प्लॉयज फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ वट एवर द अननोन कैन बी टर्म्ड एज रिसर्च, एंड जो भी मेथड हम उस नॉलेज को गेन करने के लिए हासिल लगाते हैं, उस अननोन को जानने के लिए। अननोन का मतलब है, आपका मोबाइल फ़ोन पे आता है अननोन नंबर, आप बोल देते हैं। अननोन का मतलब है जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं। सो नॉलेज ऑफ वट एवर द अननोन, उसको रिसर्च कहा जाता है। तो ये तो आम बोलचाल की भाषा में हमने इसको समझ लिया। समझ गए सारे? कोई प्रॉब्लम? तो ज़रूरी नहीं है कि किताबों से ही ज्ञान आता है, पर किताबें इसलिए ज़रूरी है कि फिर आप बेसिक्स से थोड़ा आगे निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बोले कि यार किताबों में ही क्या रखा है, मैं खुद ही खोज करना शुरू करता हूँ, तो खुद खोज करने के लिए उसको लंबा समय लग जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि हम चांद तक पहुँच गए हैं, तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि किताबों से नहीं, मैं अपने तरीके से जाऊँगा, तो फिर उसको सारी चीज़ें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। तो किताबें उसको एटलीस्ट नॉलेज देंगी कि रॉकेट बन चुका है, चांद तक पहुँचा जा सकता है, इस तरीके की चांद की ग्रेविटी है, इस तरीके से वर्क करती है। ऑलरेडी डिस्कवर्ड नॉलेज को हासिल करने के बाद हम अगले नॉलेज को सीक आउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किताबें ही ज़रूरी है, बट किताबें हमें एक कदम आगे बढ़ा देती है। आगे क्या लिखा है? रिसर्च इज़ एन एकेडमिक एक्टिविटी। रिसर्च एक अकादमिक गतिविधि है। अकादमिक का मतलब क्या है? ये जो हम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो नॉलेज सीक आउट किया जाता है एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जब हम कोई रिसर्च करते हैं उसी को हम अकादमिक कहते हैं। या एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जब हम स्टडी करते हैं, वो तो हमने आम बोलचाल भाषा में समझ लिया कि रिसर्च को क्या बोलते हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं किताबी ज्ञान की तरफ। एंड एज सच द टर्म शुड बी यूज्ड इन टेक्निकल सेंस। यह एक अकादमिक गतिविधि है, रिसर्च एक अकादमिक गतिविधि है, एंड इसको टेक्निकल सेंस में यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि तकनीकी किताबी सेंस में यूज़ किया जाना चाहिए। According to Clifford Boddy, research comprises defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and research conclusions,
and at the last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not। क्या बताया है क्लिफोर्ड बुडी के द्वारा रिसर्च को कैसे डिफाइन किया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि रिसर्च का मतलब होता है जब हम समस्याओं को परिभाषित करते हैं और द्वारा से परिभाषित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, गरीबी की बात ले लीजिए। मान लीजिए कि गरीबी के ऊपर कोई रिसर्च हो रही है, तो सबसे पहले गरीबी को डिफाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गरीबी को डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि रिसर्च गरीबी के ऊपर कर ली गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसर्च खत्म होगी, दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है एंड फिर से उन प्रॉब्लम्स को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम 2025 में गरीबी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो 2025 के फैक्टर्स और एलिमेंट्स कुछ और होंगे और 2050 के कुछ और होंगे। आज से 100 साल पहले यदि कोई व्यक्ति गरीबी या बेरोजगारी की स्टडी कर रहा था तो फैक्टर कुछ और थे। आज के टाइम में कुछ नए फैक्टर जुड़ गए हैं। तो क्या है? रिसर्च का मतलब है समस्याओं को परिभाषित करना और दोबारा से परिभाषित करना। विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनको परिभाषित करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी समय पे ये माना जाता था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये मानी हुई धारणा थी। बट जैसे ही वहाँ पर साइंटिस्ट पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो क्या है? रिसर्च का मतलब है निरंतर चीज़ों को डिफाइन और रीडिफाइन करना प्रॉब्लम्स को। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड सजेस्टेड सॉल्यूशंस। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी भी प्रकार की समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसर्च भी 2 डोमेन्स में होती है, एक आप नेचुरल साइंस कहते हैं और दूसरी ह्यूमैनिटी आप कहते हैं। नेचुरल साइंस क्या है? जब हम फिजिकल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, मौसम की स्टडी करते हैं, ग्रेविटेशन की स्टडी करते हैं। और ह्यूमैनिटी क्या है? जब हम मानवों के बारे में स्टडी करते हैं। सो 2 डोमेन में होती है। जो नेचुरल साइंसेज है उसके लिए हमारे पास बाकायदा लेबोरेटरीज भी बनी होती है। जब स्कूल टाइम आप जाते थे, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी होती है, यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पर लेबोरेटरी हुआ करती होगी। साइंस के लिए अलग से लेबोरेटरी है, पर सोशल साइंसेज के लिए किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी नहीं है। सामाजिक विज्ञानों के लिए है कोई लेबोरेटरी? नहीं है। फिर कहा जाता है कि हमारी लेबोरेटरी ये दुनिया है, ये लोग हैं, क्योंकि हम लोगों की स्टडी कर रहे हैं। तो रिसर्च करी जाती है 2 डोमेन में। सबसे पहले जिस भी डोमेन में आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल साइंस है या फिर सोशल साइंसेज है, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, उसको डिफाइन किया जाता है, रीडिफाइन किया जाता है एंड उसी के साथ शुरू करने से पहले एक सोल्यूशन बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे चोरी हो गई है, तो चोरी क्या है? एक प्रॉब्लम है और हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। चोरी किस प्रकार की चोरी, कौन सी चोरी उसने करी है? सोने की चोरी करी है, पैसे की चोरी करी है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे शुरू। हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे कि ये वाला बंदा मेरे को चोर लगता है। हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देंगे कि उस व्यक्ति ने चोरी करी होगी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि परिकल्पना कर लेना। रिसर्च में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद एक परिकल्पना करी जाती है। जब किसी प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर लिया जाता है कि रे के अंदर कुछ भी एक्टिविटी आप रख सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन रे। फिर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाएगा किस प्रकार की एक्टिविटीज़। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्या क्या रखेंगे? फिर रखेंगे कि मारपीट, चोरी, 3-4 फैक्टर रख लेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे एंड फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्यों बढ़ी है। फिर उसके लिए कुछ फैक्टर, हाइपोथेसिस का परिकल्पना करेंगे कि क्यों बढ़ी है। तो बताएंगे कि यहाँ कोई बोलेगा यहाँ पे ठेका खुला है, इसको बंद कराओ। कोई बोलेगा कि ये पंजाब के साथ लगता हुआ एरिया है इसलिए यहाँ पर है। तो सभी क्या है? अपनी अपनी हाइपोथेसिस दे रहे हैं। अब सभी ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी है। उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट किया जाएगा, सभी लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा और फिर उन ओपिनियन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी कि सभी लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद उस डेटा को इवेल्युएट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या कह रहे हैं। फिर इतने % लोगों ने ये कहा तो डोमिनेंट रीज़न यहाँ का ये है। एंड फिर उसके बाद हमारी एक डिडक्शन बनती है और एक हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हम अपने डेटा का मतलब है कि हमने तथ्यों को संग्रहित किया, उसके बाद उसकी स्टडी करी और उस स्टडी के आधार पर हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि इस कारण से रे में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रे को क्रिमिनल एरिया है, बस फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। एंड एट द लास्ट
एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। और लास्ट में जब हमारे पास डेटा आ जाएगा कि क्यों ये एक्टिविटीज़ बड़ी हैं, तो हम देखेंगे कि सबसे पहला मेन रीज़न क्या है, दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा रीज़न है। फिर हमने जो शुरू में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद जो हाइपोथेसिस परिकल्पना करी थी, उसके साथ हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या जो हमने कहा था वो सत्य है भी या नहीं। जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों ने कहा कि रे के अंदर ड्यू टू ठेका, शराब के ठेके के कारण यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, तो फिर हमने जब स्टडी करने के बाद देखेंगे कि इनमें से सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ठेका को रीजन नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे कि जो परिकल्पना करी गई थी वो गलत थी। ठीक है, अगर यहाँ पर परिकल्पना हमारी मैच हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ठीक थी। जैसे हम रास्ते से आ रहे थे कल परसों, तो रैन से थोड़ी सी आगे एक ट्रक और बस की टक्कर हुई है। अनएम्प्लॉयड की बस थी और एक ट्रक है, तो हम साइड से निकल गए। तो प्रॉब्लम क्या है, एक्सीडेंट। मैं सिंपल कन्वीनियंस के लिए समझा रहा हूँ। तो वो दोनों टकराए हैं और ट्रक, ऐसा लग रहा है कि ट्रक की टक्कर बस को लगी है। तो पहली परिकल्पना क्या थी देखने की, कि ट्रक ने टक्कर मारी है ना कि बस ने मारी है। दूसरी परिकल्पना मेरी ये थी कि शायद कोई आगे से गाड़ी आ रही हो, तो फिर ट्रक ने उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा कट मार दिया हो। तो ये परिकल्पनाएं थी। बट जब हम डेटा कलेक्ट करने गए, जब हमने रास्ते में 2-4 लोगों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ये ट्रक का जो ड्राइवर था इसकी आंख बंद हो गई थी, सुबह का टाइम था, नींद भी लग पड़ती है, उस समय ज़्यादा थोड़ा प्रोन होता है बंदा एक्सीडेंट के, तो ट्रक की टक्कर हुई है, ट्रक वाले की गलती है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि मेरी जो परिकल्पना ये थी कि तीसरी गाड़ी हो सकती है, वो गलत होगी। तो जब आप शुरू में कोई रिसर्च की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके पहले ही परिकल्पना करते हैं, फिर आप एक टेस्टिंग करने जाते हैं अपनी उस परिकल्पना के आधार पर, तो वो परिकल्पना या तो सही भी हो सकती है या तो गलत भी हो सकती है। लाइकवाइज रिसर्च भी यही होती है। ये भी तो इंक्यूजिटिवनेस ही थी, एक प्रकार की जिज्ञासा ही थी इस चीज़ को जानने की। तो ये पूरे स्टेप्स बताए हैं। तो रिसर्च एक एकेडमिक एक्टिविटी है एंड सिस्टमैटिक वे से रिसर्च करी जाती है। देखो यहाँ पर कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं। पहला स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है परिकल्पना करना, तीसरा है डेटा को कलेक्ट करना, चौथा है निष्कर्ष बनाना, पांचवा है उस निष्कर्ष को टेस्ट करना, किसके साथ, जो परिकल्पना हमने शुरू में करी थी। इसी को क्या बोला है, रिसर्च। रिसर्च एक व्यवस्थित अध्ययन है, समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन है। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। और ये सारा का सारा जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं, कोई बताएगा? इतने इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, संस्थान खुल गए हैं, इतना खर्चा इस पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि समाज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ये संस्थान खुले हैं। एंड समाज के अंदर समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च होती है। कोई बीमारी आती है, कोविड जैसी बीमारी आती है, पहले प्रॉब्लम आती है, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाई जाती है कि ये बीमारी क्यों आई है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों के सिम्टम चेक किए जाते हैं, फिर उसकी टेस्ट डेटा कलेक्ट करने के बाद कि ये कौन सा वायरस है, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, उसके बाद क्या किया जाता है, कोई दवाई बनाई जा सकती है। तो डेटा कलेक्ट किया गया, क्यों ये बीमारी हुई है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी है, उसकी दवाई बनाने के लिए जो फॉर्मूलाज फॉलो किए जाते हैं वो यही किए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी पर्टिकुलर फिनोमेना। जब किसी पहलू का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रिसर्च बोलते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, व्यवस्थित का मतलब क्या है कि पहला स्टेप फॉलो किया गया, दूसरा किया गया, तीसरा किया गया, चौथा किया गया, पांचवा किया गया। सो दिस इज कॉल्ड द रिसर्च। एंड इसके बाद शोध प्रेजेंट में पड़े हुए नॉलेज को बढ़ा देता है। जैसे आप में से कोई व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, आप कोई नॉलेज लेके आते हो, तो प्रेजेंट का जो पड़ा हुआ नॉलेज है उसमें इजाफा करता है। मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट, उसमें एडवांसमेंट करता है। जैसे आईफोन का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आईफोन 1, 2 सीरीज़ में आते हैं ना, जैसे सैमसंग का भी सीरीज़ में आता है, एक ही सीरीज़ आ गई। तो इस तरीके से आईफोन पहला वर्जन आया होगा, फिर दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा, 16 तक पहुँच गए। आई थिंक 17 तक भी पहुँचने वाले हैं। अब फिर लाइनें लग जाएंगी हिंदुस्तान में, 16 वाले 16 बेच देंगे, 17 खरीदेंगे फिर।
दिखाएंगे टशन की, मैंने 17 पहले खरीद लिया। तो क्या है इसमें, ये 16 और 15 का क्या सिलसिला है, क्योंकि 14 में कुछ फीचर्स नहीं होंगी जो 15 में होंगी, और 15 में कुछ फीचर्स नहीं होंगी जो 16 में होंगी। तो क्या है, अब ये 15 वाला आईफोन 15 तक आ गया और उन्होंने बोला कि ठीक है हम बंद करते हैं, हम आगे की रिसर्च बंद करते हैं, तो फिर आईफोन 16 नहीं बन पाएगा। एंड आईफोन 16 में नई चीज़ें कैसे ऐड हुई हैं, ड्यू टू रिसर्च। उन्होंने अपनी रिसर्च को, अपनी इंक्यूजिटिवनेस को, जिज्ञासा को जारी रखा।